प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ इस कोरोना महामारी के समय में आप सभी सुरक्षित होंगे और राज्य सरकारों का निर्देशन जैसा मिलता है उसी प्रकार से आप जन अनुशासन पखवाड़े का पालन कर रहे होंगे। बीए तृतीय वर्ष संस्कृत की ऑनलाइन स्टडी में हम आज आगे बढ़ रहे हैं और हमारा संस्कृत के प्रश्न पत्र में रघुवंश के छठे सर्ग का अध्ययन चल रहा था। पूर्व की कक्षाओं में हम सभी ने छठे सर्ग के 7वें श्लोक तक अध्ययन पूर्ण कर लिया था। आज हम आगे 8वें श्लोक का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। पूर्व के श्लोकों में आपने देखा था कि इंदुमती का स्वयंवर हो रहा था, वहां पे अज पहुंचता है। अज के सौंदर्य से, उसके लालित्य से सभी प्रभावित होते हैं। इंदुमती को प्राप्त करने के प्रति सभी निराश हो जाते हैं। और बाद के श्लोकों में हम सभी ने देखा था कि कालिदास ने अज की सुंदरता का वर्णन किस प्रकार से किया था, किस प्रकार से उन्होंने अज की सुंदरता का वर्णन करते हुए उपमानों का प्रयोग किया था कि अज उन सभी राजाओं में कैसा लग रहा था जैसे कि कल्प वृक्षों के बीच में कोई पारिजात का वृक्ष हो। यानी कल्प वृक्ष भी अपने आप में कम नहीं होते हैं, उनको भी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यहाँ पे कल्प वृक्ष तो सभी अन्य राजा थे और इन सभी के बीच में जो अज था वो पारिजात वृक्ष के समान लग रहा था। अब आगे का 8वां श्लोक अपन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कालिदास उस जिस सभागार में इंदुमती स्वयंवर का आयोजन हो रहा था, उस सभागार में इंदुमती प्रवेश कर रही होती है। तो आगे कालिदास वर्णन कर रहे हैं कि वो सभागार कैसा था, वहां का माहौल कैसा था, वहां का वातावरण कैसा था और कैसे माहौल में, कैसे वातावरण में वो इंदुमती प्रवेश कर रही है। तो इसी बात का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास कह रहे हैं कि अथ स्तुते बंदी बीरन्वघ्यई सौमार्क वंशे नरदेव लोके संचारिते च गुरुसार योनौ धूपे समुत्सर्पति वे जयंती। इसका अन्वय देख लेते हैं। अथ अनवज्ञै बंदिभिः सौमार्क वंशे नरदेव लोके स्तुते सति संचारिते गुरुसार योनौ धूपे वेजयन्ति समुत सरपति च सती। ये आपके श्लोक का अन्वय हो गया, लेकिन बाद में ब्रैकेट में, कोष्ठक में जो लाइन दी हुई है उसका अपन देखते हैं कि ये जो लाइन दी हुई है, अब यहां से लेकर के 10वें श्लोक, यहां से लेकर के 10वें श्लोक तक में जो वर्णित है वो सभागार का वर्णन है कि इस सभागार में, ऐसे सभागार में वो इंदुमती प्रवेश कर रही है। कन्या मंचार्थ राजमार्ग विवेश है, अर्थात वह इंदुमती जो कन्या रूप में थी वो ऐसे मंचों के बीच में स्थित राजमार्ग से प्रवेश कर रही है। अब कैसे राजमार्ग से प्रवेश कर रही है, कैसे मंचों के बीच में स्थित राजमार्ग से प्रवेश कर रही है, वो वर्णन इस श्लोक में दिया गया है। तो ये आगे जाकर के हम सभी 10वें श्लोक में पढ़ेंगे कि इंदुमती ऐसे सभागार में प्रवेश करती है। तो कैसा सभागार है उसका वर्णन यही से चालू होता है। अथ अर्थात इसके पश्चात या इसके अनंतर, जो अपन ने पूर्व में पढ़ लिया है उसके अनंतर, यानी अज उस सभागार में आ जाता है, उसके बाद क्या होता है, अन्वयः
अर्थात राजकुलों के विषय में ज्ञ अनवज्ञय, अर्थात राजकुलों के विषय में भली प्रकार से जानने वाले। अब उस समय राजकुलों के विषय में भली प्रकार से कौन जानते थे? एक तो चारण जाति होती थी, एक भाट जाति होती थी, जो उस समय के राजवंशों के बारे में भली प्रकार से ज्ञान रखती थी। उनकी सभी प्रकार की जो जानकारियां थी वो चारण और भाटों के पास हुआ करती थी। तो अनवज्ञा यह अर्थात राजकुलों के विषय में भली प्रकार से जानने वाले बंदी भी अर्थात चारण और भाट लोगों के द्वारा, यानी वो चारण और भाट क्या करते थे? आज भी देखते हैं कि चारण और भाट जिन भी कुलों का ज्ञान रखते हैं वो उन कुलों में जाते हैं और वहां पे उनका स्तुति पाठ करते हैं। तो उन राजकुलों के विषय में संपूर्ण जानकारी रखने वाले और स्तुति पाठ करने वाले चारण और भाटों के द्वारा। तो बंदी भी का विशेषण है अनवज्ञ, अनवज्ञई, दोनों में तृतीय व्यक्ति का बहुवचन है। और बंदी भी का विशेषण, बंदी भी का अर्थ है स्तुति पाठ करने वाले चारण और भाटों के द्वारा। तो राजकुलों के विषय में भली प्रकार से जानने वाले चारण, भली प्रकार से जानने वाले और स्तुति पाठ करने वाले चारण और भाट लोगों के द्वारा। सोमार्क वंशे, सोम का मतलब होता है चंद्र और अर्क का मतलब होता है सूर्य। तो चंद्र और सूर्य वंश में उत्पन्न होने वाले नर देवलोक के अर्थात राजाओं और महाराजाओं के समूह के विषय में, राजाओं और महाराजाओं के समूह के विषय में। और कैसे राजाओं महाराजाओं के समूह के विषय में? चंद्र और सूर्य वंश में उत्पन्न होने वाले राजाओं और महाराजाओं के विषय, समूह के विषय में स्तुति सती अर्थात स्तुति कर दिए जाने पर, अर्थात वहां पे क्या हो रहा था कि चारों दिशाओं से स्वयंवर में भाग लेने के लिए राजा महाराजा आए हुए थे। तो सबसे पहले वहां पे क्या हुआ कि सबकी उपस्थिति हो जाने पर उन सभी का परिचय स्तुति पाठ से कौन करवा रहे थे? चारण और भाट जाति जो होती है वहां पे उनका स्तुति पाठ से उनका परिचय करवा रही थी, जो उनके बारे में विशेष प्रकार से जानते थे। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है कि अथ यानी इसके पश्चात अनवज्ञई अर्थात राजकुलों के विषय में अच्छी तरह से जानने वाले चारण और भाटों के द्वारा चंद्र और सूर्य वंश में उत्पन्न होने वाले राजा और महाराजाओं के समूह का स्तुति पाठ कर दिए जाने पर, अर्थात उनके बारे में जानकारी बता दिए जाने पर संचारिते अगुरुसारियोनो अर्थात अगरबत्ती, यानी वहां पे सुगंधित द्रव्य भी लगाए गए थे जिनमें अगरबत्ती भी थी। तो अगरबत्ती की सुगंध के और उसके मूल कारण के संचारित यानी चारों तरफ प्रसारित हो जाने पर, यानी अगरबत्ती का जो सुगंध थी और उनका जो धुआं था वो चारों तरफ प्रसारित हो रहा था। और धूपे अर्थात सुगंधित द्रव्यों से भरपूर धूप बत्तियों के धुएं के वेजयंती अर्थात पताकाओं पर चढ़ जाने पर समुत सरपति च सती अर्थात वेजयंती यानी पताकाओं पर समुत सरपति च सती अर्थात विजय पताकाओं पर उस धुएं के प्रसारित हो जाने पर। तो यही बात इस श्लोक में बताई गई है कि इसके पश्चात राजकुलों के विषय में अच्छी तरह से ज्ञान रखने वाले तथा स्तुति पाठ करने वाले चारण और भाटों के द्वारा चंद्र और सूर्य वंश में उत्पन्न राजा महाराजाओं के समूह का स्तुति पाठ कर दिए जाने पर तथा अगरबत्ती की सुगंध और उसके मूल कारण सुगंधित द्रव्यों से भरपूर धूप बत्तियों की धुएं के पताकाओं पर प्रसारित हो जाने पर या पताकाओं तक पहुंच जाने पर ऐसे सभागार में कौन प्रवेश करती है? ऐसे
दोनों तरफ मंच लगे हुए हैं, बीच से राजमार्ग है। ऐसे राजमार्ग से वह कन्या प्रवेश करती है। कौन सी कन्या प्रवेश करती है? इंदुमती कन्या प्रवेश करती है। इसका अनुवाद देखिए। इसके अनंतर राजकुलों के विषय में अच्छी तरह से ज्ञान रखने वाले और स्तुति पाठ करने वाले भाटों या चारणों के द्वारा चंद्रवंश तथा सूर्यवंश में उत्पन्न होने वाले राजाओं महाराजाओं के समूह की प्रशंसा कर लिए जाने के बाद एवं चारों ओर अगरबत्ती की सुगंध के प्रचारित हो जाने के बाद और सुगंधित द्रव्यों से भरपूर धूप बत्तियों के धुएं के विजय पताकाओं के ऊपर चढ़ जाने के बाद मंच मार्ग के मध्य में बने हुए राजमार्ग से कन्या इंदुमती ने प्रवेश किया। इसकी व्याख्या देखते हैं हम। प्रस्तुत श्लोक में उस स्वयंवर सभागार में आगे घटने वाली घटनाओं का वर्णन किया गया है। सभी राजाओं महाराजाओं के अपने अपने सिंहासन पर बैठ जाने के बाद सबसे पहले वहां स्तुति पाठ करने वाले वे भाट और चारण आए जो राजकुलों के विषय में सारा ज्ञान रखते थे और कविताबद्ध उसे प्रस्तुत करने में समर्थ थे। उन्होंने सर्वप्रथम चंद्रवंश और सूर्यवंश में उत्पन्न होने वाले सभी राजाओं का गुणगान किया। उसी समय वहां पर लगाई गई अगरबत्तियों की सुगंध चारों ओर प्रचारित हो गई, जिससे वातावरण महकने लगा। साथ ही सुगंधित द्रव्यों से भरपूर धूप बत्तियां भी वहां पर जलाई गई थी, जिनमें से निकलने वाला धुआं फहराती हुई झंडियों के ऊपर चढ़ गया। उसी समय राजकुमारी इंदुमती ने उस सभागार में प्रवेश किया। इस श्लोक की विशेष बातों पे अगर अपन चर्चा करें तो इस श्लोक में उपजाति छंद है ही, और जो वहां पे अन्वज्ञ में ज्ञ का अर्थ है जानाति इति ज्ञ, और फिर वहां पे तृतीय विभक्ति बहुवचन में होता है ज्ञई, और वो अन्वज्ञई इससे जुड़ा हुआ है। और समुत्वर्षति सती इन दोनों में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, और इसके अलावा बंदी भी तृतीय विभक्ति का बहुवचन है ही। और देव शब्द आता है दाना दीपनाथ द्योतनाथ व इति देवहा, और संचारिते में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है सम उपसर्ग पूर्वक चर धातु से, और तय प्रत्यय करने पर फिर सप्तमी विभक्ति एक वचन करने पर संचारिते रूप बनता है। चलिए अगले श्लोक का हम अध्ययन करते हैं। आगे 90वें श्लोक में क्या है? पूरोपकंठो पवनास्त्रयाणाम कलापिनाम उद्यत नृत्य हेतौ प्रद्मात संके परितो दिगंतान तुर्ये स्वने मृच्छति मंगलार्थे। इसका अन्वय देखिए। पूर्वोपकंठोप पवनाश्रयाणाम कलापीनाम उद्यत नृत्य हेतु मंगलार्ते प्रदमात संके तुर्ये स्वने परितः दिगंतान मूर्छति सती सा राजकन्या मंचांतर राजमार्गम विवेशा। पुरः, पुर का मतलब होता है नगर, अर्थात राजा भोज की नगरी। उपकंठ अर्थात पास में स्थित, यानी राजा भोज की नगरी के पास में स्थित। उपवन अर्थात बाग बगीचों। आश्रय अर्थात आश्रय यानी आश्रय लेना। तो इसका अर्थ हो गया कि राजा भोज की नगरी के पास में ही स्थित बाग बगीचों का आश्रय लेने वाले कलापी नाम यानी रंग बिरंगे मयूरों के। तो ये पूर्वोपकंठो पवनाश्रयाणाम किसका विशेषण है? कलापी नाम। कलापी का अर्थ होता है मयूर यानी मोर। षष्ठी का बहुवचन है। तो राजा भोज की नगरी के पास में ही स्थित बाग बगीचों का आश्रय लेकर रहने वाले मोरों के उद्यत नृत्य हेतु यानी उछल उछल कर नृत्य करने का जो कारण रूप मेघ की गर्जना है, कारण रूप जो मेघ की गर्जना है, अर्थात मोरों के उछल उछल कर नृत्य करने का जो कारण रूप मेघ की गर्जना होने पर, तो यहां पे हेतु में सप्तमी विभक्ति है। तो उद्यत नृत्य हेतु
तो इसका अर्थ हो गया कि उछल उछल कर या उद्यत यानी उद्यत होकर नृत्य करने के कारण स्वरूप मेघ की गर्जना होने पर मंगलार थे, अर्थात मंगल के लिए मंगल के लिए या मंगल करने के लिए या मंगल के सूचक प्रदमात संकेय, अर्थात जोर शंकों के जोर से बजाए जाने पर या मंगल के सूचक शंकों के जोर से बजाए जाने पर और किन के जोर से बजाए जाने पर, अनेक बाजों के बजाने से आवाज निकलने पर, अनेक बाजों के बजाए जाने पर आवाज निकलने पर, परितः यानी चारों ओर, दिगंतान यानी सभी दिशाएं, मूर्छति सती अर्थात सभी दिशाओं के व्याप्त हो जाने पर, सभी दिशाओं के व्याप्त हो जाने पर, अर्थात वहां पे स्वयंवर में क्या हो रहा था कि मंगल कार्य हो रहा था स्वयंवर का, और उसी मंगल कार्य की सूचना किससे मिल रही थी, वहां पे मंगल की सूचना देने के लिए शंख बजाए जा रहे थे, अनेक प्रकार के बाजे बजाए जा रहे थे, और उस शंख की आवाज से, बाजों की आवाज से और इनके साथ साथ ही मेघ की गर्जना हो रही थी, जिससे क्या हो रहे थे, मयूर नाच रहे थे, प्रफुल्लित होकर के मयूर नाच रहे थे। इन सभी से ही क्या हो रहा था, इन सभी से ही चारों दिशाएं व्याप्त हो रही थी, यानी इन सभी की आवाजों से चारों दिशाएं व्याप्त हो रही थी। लग रहा था कि राजा भोज की नगरी में कोई न कोई बड़ा आयोजन हो रहा है। तो ऐसे सभागार में कौन प्रवेश कर रही है, वह राजकन्या इंदुमती प्रवेश कर रही है। तो राजा भोज की अनुवाद में अपन देखते हैं कि राजा भोज की राजधानी रूपनगर के बिल्कुल पास में ही बने हुए बाग बगीचों में रहने वाले रंग बिरंगे मयूरों के उछल उछल कर नाचने के कारण के रूप में मेघ की गर्जना के व्याप्त हो जाने पर तथा शंख के जोर से बजाए जाने पर, उस आवाज के दसों दिशाओं में व्याप्त हो जाने पर तथा इसके साथ ही मांगलिक कार्य की सूचना देने वाले अनेक प्रकार के बाजों की आवाज के सभी और अच्छी तरह से व्याप्त हो जाने पर, उस राजकन्या इंदुमती ने मंचों के बीच में बने हुए राजमार्ग से प्रवेश किया। इसकी व्याख्या है, स्वयंवर का आयोजन किया जाना हमारे यहाँ अत्यंत मांगलिक कार्यों में से एक रहा है। ऐसे शुभ अवसर पर कुछ गाने बजाने का काम उसकी मांगलिकता और प्रसन्नता को बढ़ा देता है, और इंदुमती के स्वयंवर में भी ऐसा ही हो रहा था। इंदुमती के स्वयंवर के मंगलमय मौके पर एक तो मेघ की गर्जना प्राकृतिक रूप से हो गई, और उस मेघ की गर्जना के फलस्वरूप और आपको पता है कि जब भी मेघ की गर्जना होती है तो मयूर प्रफुल्लित होकर के नाचने लग जाते हैं, उछल उछल कर नाचते हैं। तो मयूरों के नाचने का कारण था मेघ की गर्जना, जिसकी आवाज से वे रंग बिरंगे मयूर उछल उछल कर नाचने लगे, जो उस राजधानी के बिल्कुल पास में ही विद्यमान बाग बगीचों का आश्रय लेकर के वहां निवास करते थे। दूसरा, उस अवसर पर जोर से शंख बजाया गया था, जिसकी ध्वनि दसों दिशाओं में व्याप्त हो गई थी। तीसरा, उस मंगल कार्य की सूचना देने वाले और बजाए गए अनेक प्रकार के बाजों की आवाज भी चारों तरफ व्याप्त हुई। इन तीनों कार्यों, मेघ गर्जना, शंख ध्वनि, बाजे बजाने की आवाज के एक ही समय उत्पन्न होने के साथ उस राजकुमारी इंदुमती ने मंचों के बीच में बनाए गए राजमार्ग से उस सभागार में प्रवेश किया। इस 90वें श्लोक में वही उपजाति छंद है, आप सभी जानते हैं। पूरे सर्ग में ही उपजाति छंद का प्रयोग किया है महाकवि कालिदास ने। और कलाप जो कलापी शब्द है, ये मयूरों के लिए आया है, और कलाप किनके होते हैं, मयूरों के होते हैं। तो इसी वजह से मयूरों को कलापी कहा जाता है, और बहुवचन में कलापीना होता है और षष्ठी बहुवचन में कलापी नाम होता है। अभितय परितय, यहाँ पे परितय है कि योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है दिगंतान में, और अभितय सूत्र भी आता है, अभितय परितय समया निक्षाहा प्रतियोग्यपि द्वितीया। मूर्छति में यहाँ पे क्रियापद लट लकार अन्य पुरुष एक वचन का रूप है। और प्यारे बच्चों, आज का अध्ययन हम यही समाप्त करते हैं, आगे फिर हम आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।